नमस्कार। अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूं वो है हरियाणा क्षेत्र में 1857। हमने अभी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 1857 को जाना, इसकी स्रोत और भागीदारी क्या थी। क्षेत्रीय इतिहास के तौर पर जब हम हरियाणा की बात करते हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा नया प्रांत है जो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ये पहले क्षेत्र यहाँ था। सल्तनत काल का एक अभिलेख इस क्षेत्र के बारे में बताता है। इसी तरह से 1857 में अंग्रेजों के द्वारा हिसार में एक स्मारक बनाया गया जो आज क्रांतिमान पार्क में है, उसमें भी हरियाणा शब्द प्रयोग किया गया है। जहां तक इस क्षेत्र में अंग्रेजी राज का आगमन और उनकी गतिविधियों की बात है, हम कह सकते हैं कि उत्तर मुगल काल में हरियाणा क्षेत्र में भी वैसी ही स्थितियां बनी जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में थी। यहाँ भी रियासतें रही, ये युद्ध का अखाड़ा बना, मुगलों का, फ्रांसीसियों का, सिखों का, जॉर्ज थॉमस का या फिर स्थानीय शक्तियों का। लेकिन अंग्रेजों का राज शुरू होता है 1803 में, जब सरजी अर्जन गांव की संधि होती है। दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों से हार जाता है और ये क्षेत्र अंग्रेजों को देता है। हाँ, हरियाणा के इस दौर के 2 जिले अंबाला और थानेसर 1809 में अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेजों के पास आते हैं। प्रशासनिक तौर पर अंग्रेज 1832-33 में बदलाव करते हैं, जब बंगाल प्रांत को तोड़कर आगरा नया प्रांत बनता है और उसकी दिल्ली डिवीजन में यहाँ के 5 जिले आते हैं, जिनमें दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक, पानीपत और हिसार। और 2 जिले जो है अंबाला और थानेसर, वो सतलुज पूर्व पंजाब में थी। अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हो गया, वो यहाँ पर स्थापित हो गए और उन्होंने जो शासन प्रणाली अपनाई वो तकरीबन सभी वर्गों के लिए लाभकारी नहीं थी, जिसके कारण 1857 विद्रोह हुआ। हाँ, यदि मैं स्रोतों की बात करूं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर औपनिवेशिक स्रोत के तौर पर हमारे पास दिल्ली रेजिडेंसी एजेंसी का रिकॉर्ड है, कुछ फाइलें हैं, म्यूटनी रिकॉर्ड है या फिर उस दौर की किताबें भी हैं। भारतीयों के लेखन में मिर्जा गालिब, मोइनुद्दीन हसन करता है, विष्णु भट्ट गोडसे भी जिक्र करता है। स्थानीय तौर पर हाली के लेखन में मिलेगा, साहब राम राहड़ जी के मिलेगा। एक चांद पत्रिका है, उसके फांसी अंक में इस इलाके की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। हाँ, इन सब के साथ साथ जो मौखिक है वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें गीत हैं, कहानी है, चुटकुले हैं, रागनियां हैं, जो इस बारे में बताते हैं। एवं उत्सव और स्थल भी हमें इस बारे में जानकारी देते हैं। और यदि हम उस दौर को समझें इसमें स्रोत के रूप में, बहुत स्पष्ट तौर पर जो है गीत की लाइनें क्लियर करती हैं, जैसे व्यापारी गोरे राजा बनके जुल्मी गणे क्रूर हो गए, बात बात पे टैक्स लाए हम बेघर बेकसूर हो गए। एक और गीत के जो लाइनें हैं वो कहती हैं, देश गुलाम फिरंगी राजा खून खून का पीना हो, अपने घर में हुक्म विदेशी के बंदे का जीना हो। निश्चित तौर पर इसकी कुछ सीमाएं रहती हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। हाँ, एक चीज और मैं कह देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इस क्षेत्र की बात नहीं है, आसपास के क्षेत्र में भी इसका हमें जिक्र मिलता है। एक व्यक्ति जिसका नाम है खजान सिंह, जो आज के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके का था, वो इस इलाके में घूमता हुआ आया और जब वापस गया, क्योंकि वहां भी ये घटनाक्रम हो रहा था, वहां के लोगों ने पूछा उससे कि क्या ये जो घटनाक्रम है हमारे यहाँ हो रहा है, क्या जमुना पार भी हो रहा है? वो भी अपनी रागनी में ये बात कहता है कि जमुना नदी के पश्चिम में भी वीरा की कोई कमी नहीं, वो भी लड़े आजादी का, तर लड़े अकेले हम ही नहीं। तो इस तरह से ये पता चलता है कि जो लोक गीत, बातें, कहानियां, चुटकुले, वो भी एक सोर्स के रूप में प्रयोग होते हैं। और यदि थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं, प्रशासनिक तौर पर जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए, उन्होंने अंबाला में छावनी बनाई, हांसी में छावनी बनाई, हिसार में कैटल फार्म बनाया, भिवानी के इलाके में ऊंटों का व्यापार करने का उन लोगों ने सोचा, और साथ में जो कर की नीति अपनाई वो महलवाड़ी नीति अपनाई, जिसके कारण लोग ज्यादा खपा थे। बहुत विस्तार से बताने की बात नहीं, महलवाड़ी नीति के तहत यदि मान लीजिएगा एक महल में 80 किसान हैं
और उनमें से 75 टैक्स दे देते हैं, 5 नहीं देते, तो सरकार ये कहती है कि वो उन 75 की ड्यूटी है वो 5 भी दें, वरना 80 की 80 की जमीन नीलाम कर दी जाएगी। तो ऐसे में इस नीति से दुखी होकर लोग इस स्थिति में आते हैं। हाँ, इसके उदाहरण है हमारे सामने कि यहाँ पर निरंतर विद्रोह होते हैं। लाडवा में 1805 और 1845-46 में विद्रोह हुआ, छछरौली में 1809 में हुआ, सिरसा के इलाके में जिसको भटियाणा इलाका कहा जाता है 1805, 1810, 1818 में विद्रोह हुआ, बलियाली में विद्रोह हुआ, भिवानी में विद्रोह हुआ, 1813 में जींद में विद्रोह हुआ, 1843 में कैथल में विद्रोह हुआ और 1824 में बेरी में हुआ, मेवात में 1835 में हुआ और जींद में 1854 का विद्रोह तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो लिजवाड़ा गांव में भूरा और निगाहिया के नेतृत्व में हुआ। यदि मैं उत्तरी हरियाणा की बात करूं तो उत्तरी हरियाणा में उस दौर के 3 जिले थे, अंबाला, थानेसर और पानीपत। यहाँ पर 4 प्रमुख रियासतें थी, जिनमें कुंजपुरा, बुढ़िया, करनाल और जींद हम कह सकते हैं। इस इलाके का कुल क्षेत्रफल 5400 वर्ग मील था, 3511 यहाँ पर गांव थे और ये जो मार्ग है दिल्ली से अंबाला वाला, इसको उस दौर में A1 यानी A1 कहा जाता था। तो इस इलाके में जो घटनाक्रम है वो हमें शुरुआत में ही दिखाई देता है। तो ऐसे में मैं यदि अंबाला की बात करूं, जिसका मैंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जिक्र किया था कि फरवरी से लेकर मार्च और लगातार जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर नोट हो रहा था और 5वीं बटालियन के श्याम सिंह ने डिप्टी कमिश्नर फोर्सित को बता दिया था कि अंग्रेजों का खून बहने वाला है। ज्वालानाथ कोतवाल ने उसको यातनाएं दी और यातनाएं देकर उससे सारी चीजें उगलवाई। एच बर्नार्ड ने यहाँ की रिपोर्ट भेजी और सूचना ये आई कि सतर्क रहा जाए, थोड़ा सा संभल के काम किया जाए। और फिर कोई दोहराने की बात नहीं, 10 मई को सुबह जब नई चर्च का उद्घाटन होना था, यहाँ पर यह घटनाक्रम हो गया कि पहले चर्च में अंग्रेज थे, बाहर 5वीं और 60वीं बटालियन के सैनिक थे, उसके बाहर अंग्रेजों की रॉयल जो है आर्मी थी और इस सारे का ये रहा कि 5वीं और 60वीं जो बटालियन है उसके सैनिकों को शस्त्रहीन कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ तक ही नहीं रुकी, बल्कि 1 बजे फिर दोबारा ये इकट्ठे हुए, इन्होंने छावनी तोड़ी और बाहर निकल गए और कसौली का खजाना लूट लिया। इसके बाद जो रायपुर रानी और गढ़ी कोटहा के रास्ते, इन्होंने शिमला के रास्ते पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे में जब रिकॉर्ड है हम देखते हैं 11 मई से लेकर 19 मई तक अंबाला में कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं होता है और इसी दिन हेलिक्स ने मेरठ और दिल्ली की सूचनाएं तार के द्वारा अंबाला से भेजी और उसके बाद पूरे के पूरे देश में प्रशासनिक जो तंत्र है वो सतर्क हो गया। दूसरी ओर जो सैनिक हैं जो निकले थे यहाँ से, उनको स्थानीय लोगों ने पूरा सहयोग दिया और यहाँ तक सरकार इतनी असहाय महसूस होती है कि उसे स्थानीय कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, जगाधरी के व्यापारियों से सरकार ने कहा कि आप हमें आर्थिक मदद दें, यहाँ तक कि 6% का ब्याज देकर भी ऋण लेने के लिए तैयार थे, लालच दिया, लेकिन वो लोग भी तैयार नहीं हुए। 29 मई तक अंग्रेज पूरे सुरक्षा के घेरे में रहे। बाद में पटियाला के शासक ने मदद भेजी, शहर जरूर उनके कब्जे में आ गया, लेकिन अभी शाहबाद क्षेत्र विद्रोही हो गया और अंग्रेज शहर के इलाके को छोड़ के अपने आप को असुरक्षित पाते हैं। अंग्रेज सेनापति एन सिंह का यहाँ पर कत्ल हो जाता है, जिसके चलते हुए कहानियां पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं रहती है। 28 जून की एक घटना रहती है जिसमें 130 जो सैनिक हैं उनकी शहादत दिखती है। हालांकि सरकार ये कहती है कि 130 सैनिक जो हैं
ये बागी हो गए थे और इन्होंने अंग्रेजी सेना पे हमला किया, जिसके कारण इनको पकड़ा गया और अंबाला में एक जगह है काली पलटन पुल, उसके पास इन लोगों को जो है इनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन यदि मैं 2 सितंबर का और कलकत्ता का रिकॉर्ड, कलकत्ता को वो लोग फोर्ट विलियम बोलते हैं, फोर्ट विलियम के रिकॉर्ड में बात करूं तो वो लिखता है रिकॉर्ड कि ये सैनिक जो है अपना काम कर रहे थे और अंग्रेजी सेना ने इसके ऊपर हमला बोला और बदले में जब उन्होंने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, उसके चलते हुए अंग्रेजों के द्वारा ये क्रूर जो है कार्रवाई की गई। तो ऐसे में एक और बिंदु का आयाम जिक्र करना चाहूंगा कि अंबाला में एक महिला को विशेष तौर पर फांसी दी गई। 29 जुलाई 1857 का एक पत्र है जो अंबाला के डिप्टी कमिश्नर और दिल्ली के हडसन के बीच में है। हडसन ने बादली के मोर्चे पर एक महिला को बंदी बनाया और बंदी बनाकर अंबाला भेज दिया। और जब अंबाला भेज दिया तो अंबाला का डिप्टी कमिश्नर फोर्सिथ हडसन को लिखता है कि हडसन, जितने ये बंदी आए हैं इनमें से एक कोई 65 साल के आसपास की महिला है और आपने इसको भी जो है विद्रोहियों के उसमें साथ भेजा है, तो मैं इसके बारे में क्या व्यवहार करूं, मुझे इस बारे में स्पष्ट करो। इस पत्र के जवाब में हडसन लिखता है कि फोर्सिथ, इस महिला को छोड़ने की गलती मत कर देना, ये बहुत खतरनाक महिला है, ये दोनों हाथों में हथियार लेकर लड़ी और हमारे इसने बहुत ज्यादा सैनिकों का कत्ल किया है और यदि ये छोड़ दी गई ये करामाती बन जाएगी और ये वही स्थान प्राप्त कर लेगी जो फ्रांस में जोन ऑफ आर्क का है। जोन ऑफ आर्क फ्रांस में राष्ट्रीयता का प्रतीक एक लड़की है। तो अंग्रेज उस महिला से इतने डरे कि उसको फांसी दी और उस खतरा लग रहा था कि कहीं भारत में भी एक जोन ऑफ आर्क पैदा ना हो जाए। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है अंबाला क्षेत्र में मई और जून के महीने में देखा जाता है और अंग्रेज इसको नियंत्रित करने में काफी लंबा समय लेते हैं। हाँ, अंबाला के साथ ही थानेसर जिला था। थानेसर का जो डीसी है वो मैकनील था। यहाँ पर 12 मई को कच्चा घेर कोई इलाका है, उस इलाके में डीसी का ऑफिस था, वहां पर लोग विद्रोही हो जाते हैं। एक और स्थानीय तौर पर लोग विद्रोही हो गए, दूसरी ओर जो अंग्रेज दिल्ली से भागकर आ रहे थे पीपली के रास्ते पर लोगों ने रोक लिया और ऐसे में उनकी स्थिति भी खराब हो गई। यहाँ भी कार्यालय बंद कर दिए गए। 14 मई को पटियाला के राजा की मदद से अंबाला से करनाल तक का जो इलाका है उसको सुरक्षित किया गया और धीरे धीरे ये जो विद्रोह है थानेसर के जिले में काफी बड़े इलाके में फैल गया। यदि मैं यहाँ पर जो स्करिया गांव है उनकी बात करूं, उनमें लाडवा, पीपली, कोल, पूंडरी, हावड़ी, शीवन, राजोंद, डाटरथ, छातर, ये सारे के सारे गांव थे। और जो बड़े केंद्र थे उन बड़े केंद्रों में हम कह सकते हैं कि कैथल एक बहुत बड़ा केंद्र था। कैथल में भाई जो वंश के लोग थे सिख रियासत की वो राज करते थे। 1843 में अंतिम जो सिख भाई राजा है उसकी डेथ हो गई, उसका पुत्र नहीं था। तो जब उसका कोई पुत्र नहीं था तो उसका राज अंग्रेजी राज में मिला दिया। हालांकि अंग्रेज लैप्स की नीति को 1848 में लेकर आए हैं, लेकिन कैथल 1843 में ही अंग्रेजी राज में मिला दिया गया। जो कैथल की रानी है मेहताब को, उसको यहाँ तो इस दौर पे रखा गया, यानी वो पेंशनर रही। लेकिन जब 1857 हो गया तो ऐसे में जो उसका रेजिडेंट है मैकअप, उसने उसको बेदखल कर दिया और जब उसको बेदखल कर दिया तो लोगों को ये चीज रास नहीं आई। तो ये महिला आगे पास में गांव है कैथल के प्योदा, वहां रही और इसने अपना बुढ़ापे की जिंदगी वहां गुजारी। दूसरी ओर क्योंकि मैकअप से लोग खपा थे, मैकअप जब यहाँ से पुंडरी की ओर निकला तो गिरधर अहलुवालिया के नेतृत्व में, फतेहपुर पुंडरी का ये व्यक्ति है, उसके नेतृत्व में मैकअप का कत्ल कर दिया गया। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है जब इस सारी स्थिति में हो गया तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन का हमें नामो निशान नहीं दिखता है। और जब अंग्रेज इस पूरे के पूरे इलाके को, यानी यहाँ जो इस थानेसर का इलाका है, मई जून जुलाई तक जो है नियंत्रित करने में कामयाब होते हैं
अंग्रेज भारी सेना के साथ सुबह सुबह फतेहपुर गांव को घेर लेते हैं ताकि गांव को जलाया जा सके। जानकारी के बाद पता चलता है कि गांव के गिरधर अहलुवालिया ने मैकब का कत्ल किया है, इसलिए गांव को दंड दिया जाना है। गांव के लोग इकट्ठे होकर गिरधर अहलुवालिया की मां के पास गए और अपनी जो व्यथा है उसके सामने रखी। गांव के लोगों की बातों से प्रभावित होकर मां अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। पुंडरी के पुंडरक तीर्थ में गिरधर अहलुवालिया और उसके साथी मिलते हैं। मां अपने बेटे को अंग्रेजों को सौंप देती है और अंग्रेज उसको और उसके साथियों के साथ हर तरह की बदतमीजी करते हैं और उस लड़के को कुछ दूर तक रथ के पीछे बांधकर खींचा जाता है। यहीं तक भी बात नहीं होती, बल्कि कैथल और पुंडरी के बीच काली मिट्टी काकोत नामक जगह पर इस लड़के को तोप से बांधकर उड़ा दिया जाता है और इस तरह से मां ने अपने बेटे को राष्ट्र के ऊपर न्यौछावर करने के लिए अंग्रेजों को सौंप दिया। और उसके बाद भी इस पूरे के पूरे इलाके में अलग अलग तरह से लोगों ने जो है लोगों को टारगेट बनाया गया, जिसमें डाटरथ के, छात्र के, शिवन के, राजौंद के, कोड़ के लोग थे जो इस स्थिति में आ गए, जो कि पूरी की पूरी तरह से जो अंग्रेज हैं उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे। तीसरा जो जिला इस कड़ी में मैं देख रहा हूं वो पानीपत है। पानीपत का डीसी मैकमिलर था और मैकमिलर जिस दिन दिल्ली में 10 मई को घटना हुई थी वो दिल्ली में था, उसका वहां पर कत्ल हो गया था। तो उसके बाद उसके डिप्टी ने इस पूरी स्थिति को संभालने का प्रयास किया। तो पानीपत में 13 मई को बगावत हो गई और इसमें भी दोनों तरह का प्रयोग रहा। जो दिल्ली अंबाला रास्ता है वो यहाँ पर काट लिया गया, स्थानीय लोग फिर विद्रोही हो गए और यहाँ पर गतिविधियों का जो केंद्र है वो बू अली कलंदर की दरगाह बनती है। और शुरुआत में लीड करते हैं नोलथा, भालसी और कुराना। यहाँ के नंबरदार आगे बढ़ते हैं और जून और जुलाई तक अंग्रेजी जो राज है उसको खत्म कर दिया जाता है। अंग्रेज कहीं से भी जो है राजस्व वसूली नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे गांव जो उनके साथ जुड़ते हैं उनमें उरलाना है, बरसत है, सुल्तानपुर है, सिवा है, असंद है, डाचर है, गोंदर है, बड़ा है, जलवाना है। ये वो सारे गांव हैं जो इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं। तो कैप्टन जो ह्यूसन है वो यहाँ पर आता है और सबसे पहले वो बला गांव, जिसका जो लीडर था वो रामलाल था, उसको गिरफ्तार करने के लिए बला गांव को आग लगाता है। इसके बाद असंद को भी जो है इसी तरह से आग के हवाले छोड़कर वो आगे बढ़ता है। अन्य गांव जिसको जलाया गया उनमें हम सालवन का नाम लेते हैं। हाँ, इस कड़ी में एक खास बात और मिलती है कि इस समय घरौंडा तहसील था और घरौंडा का तहसीलदार जो है अंग्रेजी व्यवस्था का साथ छोड़कर वो अंग्रेजों की बजाय इनके साथ हो गया और अंग्रेजों ने उस पर खूब दबाव डालने की कोशिश की। बाद में उसको फांसी भी दे दी गई, लेकिन स्थितियां पूरी की पूरी तरह से अनियंत्रित रही। तो ये पूरा का पूरा उत्तरी हरियाणा, जिसमें तीनों के 3 जिले थे, वो लगातार अगस्त के लास्ट तक नियंत्रित हो पाए और लिस्ट बनाकर गांव के अनुसार सूचियां बनाकर प्रताड़ित करने का अभियान चला। लंबे समय तक जिस तरह से भी सताया जा सकता था, जिस तरह की भी यातनाएं दी जा सकती थी, दी गई और जो पूरा का पूरा इलाका है अशांत घोषित किया गया। और इस अशांति का परिणाम जो है अंग्रेजों के लिए जो अशांति थी उसका परिणाम इन लोगों को बहुत महंगे रूप में चुकाना पड़ा, बल्कि हरियाणा का बाकी क्षेत्र भी अनियंत्रित था। तो अगली कड़ी में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि मध्य हरियाणा अर्थात सोनीपत और रोहतक में किस तरह से हुआ और दक्षिण हरियाणा जिसमें मेवात, वहां पर गतिविधियां किस तरह से रही और वहां पर किस तरह से अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी गई, ये मैं आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद।